आयनिक रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, आयनिक रेडियस का मतलब देखो क्या है, जैसे मान लो कोई एलिमेंट एक्स है, कोई एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है, और आपने क्या किया, उसकी वैलेंस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, रिमूव करा लिया, तो उसकी वैलेंस से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कैटायन बन जाएगा, एक्स प्लस बन जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा बताओ एक्स प्लस और एक्स की रेडियस में क्या डिफरेंस है, क्या ऑर्डर होगा, मतलब एक्स प्लस छोटा होगा एक्स से कि एक्स प्लस बड़ा होगा एक्स से। तो ये हम लोग बता सकते हैं। ये और आयनिक रेडियस जो होती है मेनली जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो पी बाई ई रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ये देखना है, पी यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। पी बाई ई रेशियो मतलब क्या है, पी है नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो जो भी आयन है जिसकी रेडियस आप कंपेयर करने जा रहे हो, उसमें देख लीजिए प्रोटॉन कितने हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो आपको ये रेशियो निकालना पड़ेगा उसमें। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस, ठीक है, तो पहले जब ये एटम न्यूट्रल था तो उसमें प्रोटॉन भी जेड थे, इलेक्ट्रॉन भी जेड थे, तो पी बाई ये रेशियो कितना था, 1 आ रहा था, है ना। लेकिन जैसे ही वो कटायन में कन्वर्ट हो गया तो उसमें प्रोटॉन का नंबर तो पूरा पूरा जेड ही है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है, कोई प्रोटॉन तो निकाला नहीं। तो प्रोटॉन की वैल्यू क्या है, जेड है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक यूनिट कम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया Z-1। ठीक है, तो ये रेशियो जो है वो 1 से थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ जाएगा, है ना। ये यस। रेशियो जो है 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, और पहले जेड इफेक्टिव कितना था, 1 था, और कटायन का जेड इफेक्टिव क्या हो गया, 1 से थोड़ा सा बढ़ गया। इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब आयनिक रेडियस क्या हो रही, घट रही है। मतलब कटायन की जो रेडियस है, कटायन की रेडियस न्यूट्रल एलिमेंट से हमेशा क्या होगी, कम होगी। अगर किसी एलिमेंट का कटायन दे दिया जाए, है ना, तो उसका रेडियस उस न्यूट्रल एलिमेंट के रिस्पेक्ट में स्मॉलर होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको एनायन दे दिया जाए, एनायन मतलब निगेटिवली चार्ज आयन दे दिया जाए, तो एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं हम लोग। तो जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये एक्स माइनस बन जाएगा, इसका एनायन बन जाएगा। और इसमें प्रोटॉन तो जेड ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा Z+1। तो अब ये वैल्यू 1 से क्या आने लगेगी, लेस आने लगेगी। इसका मतलब पहले Z1 था, लेकिन एनायन का Z1 से कम हो गया। इट मींस जेड इफेक्टिव क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले 1 था, बाद में Z1 से कम, जेड इफेक्टिव कम हो गया, मतलब आयनिक रेडियस बढ़ जाएगी। ठीक है ना। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि एनायन की रेडियस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अगर इन तीनों में कंपेयर करें हम लोग, फिर न्यूट्रल एलिमेंट वाले की होगी, और फिर कटायन की होगी, है ना। हाँ, ये एलिमेंट लेकिन सेम होना चाहिए, ये एलिमेंट तीनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जैसे आपसे बोल दे कि क्लोराइड और क्लोराइड आयन में बताओ क्या ऑर्डर होगा आयनिक रेडियस का, तो इसमें किसकी ज्यादा होगी, बताओ किसकी कम होगी। सर एनायन के साथ। अनायन की ज्यादा। 9 की है ज्यादा। ना, तो एनायन की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्लोराइड आयन की क्लोरीन न्यूट्रल एटम से ग्रेटर होगी। अब जैसे सल्फर दे दिया, सल्फर पे -1 का चार्ज लगा हुआ है, और सल्फर पे -2 का चार्ज लगा दिया, तो यहाँ पे देखो ये दोनों ही आयन है, और किसी आयन में अगर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसका जेड इफेक्टिव जो होगा वो और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ता है, एज निगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, और जेड इफेक्टिव घटेगा तो आयनिक रेडियस बढ़ेगी, है ना। तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हो कि जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा आयनिक रेडियस होगी। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा आप लोग, हायर द निगेटिव चार्ज मोर विल बी आयनिक रेडियस, हायर द निगेटिव चार्ज
ऑन सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम होना चाहिए, मोर विल बी आयनिक रेडियस। निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का हो, जितना ज्यादा होगा उतना ही आयनिक रेडियस ज्यादा होगी। लेकिन कटायन में उल्टा होता है, कटायन में जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना आयनिक रेडियस कम हो जाएगी, है ना। जैसे फेरस और फेरिक में कभी पूछा जाए तो फेरस में 2 यूनिट का है, फेरिक में 3 यूनिट का। तो कटायन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो आयनिक रेडियस क्या हो रही है, घट रही है। मतलब फेरस आयन बढ़ रहा होगा फेरिक आयन से, है ना। अब जैसे आपको दे दिया गया ये O माइनस, O2 माइनस, O22 माइनस, इसमें क्या ऑर्डर होगा? सर O22 माइनस सबसे ज्यादा होगा। O22 माइनस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, बहुत सर बढ़िया। देन O माइनस देन। नहीं देखो ऐसे समझो, देखो O माइनस और O2 माइनस में आप ये देखिए, पहले आप एटॉमिसिटी देख लिया करो। O माइनस में एक ही एटम है ऑक्सीजन का, मोनोएटॉमिक है। O2 में 2 एटम है। अब सिंपल सी बात है कि एक एटम की रेडियस और 2 एटम आपस में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उनकी इफेक्टिव रेडियस, है ना, बोलो भाई, तो ज्यादा किसकी होगी? सिंगल वाली की। ओ माइनस। O माइनस की ज्यादा होगी कि O2 माइनस की ज्यादा होगी? O2 की होगी सर। O2 की ज्यादा होगी, क्योंकि देखो O2 माइनस। ज्यादा एटम, ज्यादा नंबर ऑफ एटम अगर बढ़ेंगे तो उनकी जो इफेक्टिव एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ेगी, है ना। उसमें केवल एक O एटम की निकलेगी और उसमें उन दोनों O एटम की एवरेज वैल्यू आएगी रेडियस की। तो वो वैल्यू O के एक एटम के रिस्पेक्ट में ज्यादा ही होगी, है ना। तो एटॉमिसिटी अगर बढ़ेगी तो इफेक्टिव रेडियस हमेशा बढ़ती है। मतलब वो आयन बल्कि होता जाएगा। ऐसे समझो कि ये एक O है और 2 O मिलके इफेक्टिवली जो बना उसकी रेडियस ज्यादा होगी कि अकेले O की ज्यादा होगी, है ना। तो 2 O मिलके एक जो ओवरऑल एक नया डाइटॉमिक मॉलिक्यूल बन रहा है, उसकी रेडियस एक सिंगल एटम के रेडियस से तो ज्यादा ही होगी, है ना। तो यस। एटॉमिसिटी बढ़ेगी तो आयनिक रेडियस बढ़ेगी। तो O2 माइनस की O से ज्यादा है। अच्छा, अब इन दोनों में एटॉमिसिटी सेम है तो आप निगेटिव चार्ज देख लो किसमें ज्यादा है ना। तो इसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा है तो सबसे ज्यादा O22 माइनस, फिर O2 माइनस, फिर O माइनस। जैसे कोई पूछे आपसे कि नाइट्राइड आयन ज्यादा बड़ा है कि एजाइड आयन ज्यादा बड़ा है, N3 माइनस को नाइट्राइड आयन बोलते हैं और N3 माइनस को एजाइड आयन, है ना। कौन ज्यादा बड़ा होगा? एजाइड आयन N3 बड़ा होगा, है ना। बिल्कुल सही। 3 नाइट्रोजन मिलके जो एक ओवरऑल इफेक्टिव आयन बना रहे होंगे तो उस इफेक्टिव आयन की ओवरऑल रेडियस एक एटम की रेडियस से तो ज्यादा ही होगी, ठीक है। ठीक, क्लियर हो गई बात? यस सर। यस। अच्छा अच्छा, कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाएंगे कि उसमें आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आपको दे दिए जाएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज वो होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जैसे आपको जैसे Na+ दे दिया, Mg2+ Al3+, और आपसे पूछा कि बताइए अरेंज दीज आयन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडियस, है ना। इनकी आयनिक रेडियस के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जब भी आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज दिया जाए वहां भी आप P/E रेशियो ही से बताइएगा। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 11।
इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, तो इसका पी बाई ई रेशियो आएगा 1.1। सबका पी बाई ई रेशियो निकाल लीजिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इसमें प्रोटॉन 12 होंगे, लेकिन आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए बेटा, तो बचे कितने 10, इलेक्ट्रॉन 10 है इसमें, मतलब पी बाई रेशियो 1.2 आ गया। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 13 है ना, इसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल चुके हो, तो बचे कितने 10, तो इसका पी बाई रेशियो क्या आएगा 1.3। तो देखिए पी बाई ई रेशियो बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो पी बाई रेशियो बढ़ रहा है ना, और आयनिक रेडियस पी बाई ई रेशियो के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, Inverse. है ना, इसका मतलब पी बाई रेशियो बढ़ रहा है, तो आयनिक रेडियस घट रहा है। पी बाई रेशियो जेड इफेक्टिव होता है एक्चुअली, तो जेड इफेक्टिव इसका मतलब बढ़ रहा है, तो आयनिक रेडियस घट रही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा रेडियस हो जाएगा Na प्लस का, फिर Mg2 प्लस का, फिर Al3, ये ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा आयनिक रेडियस में। ठीक है, ये वाला चलो आप लोग ही बताओ, F माइनस O2 2 माइनस N3 माइनस, इन तीनों में आयनिक रेडियस का क्या ऑर्डर होगा। सर सबसे बड़ा N3 माइनस, सर फिर O2 माइनस और फिर F माइनस। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, है ना। सबसे बड़ा आएगा, सबसे बिगेस्ट साइज आएगा नाइट्राइड आयन, ठीक है, फिर आएगा ऑक्साइड आयन, और फिर आएगा फ्लोराइड आयन, है ना। सबका पी बाई ये रेशियो निकाल लीजिए। जैसे फ्लोरीन का आएगा 9/10 मतलब 0.9 आ जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन का 8/10 मतलब 0.8 आएगा, इसका 7/10 मतलब 0.7 आएगा। तो ये पी बाई ई रेशियो की वैल्यू है, और पी बाई रेशियो बेटा घट रहा है, और पी बाई रेशियो घट रहा है, तो आयनिक रेडियस क्या होगी, बढ़ रहेगी। ठीक है, अच्छा कई बार आपको अच्छा यही ऑर्डर इसमें हो जाएगा, क्लोराइड सल्फाइड और फॉस्फाइड, ये तीनों थर्ड पीरियड एलिमेंट है। लेकिन अगर आपको कभी मिसलेनियस टाइप का एग्जांपल दे दिया जाए, मतलब कुछ एलिमेंट सेम पीरियड के हों, कुछ डिफरेंट पीरियड के हों, और फिर आपसे पूछे, तो उसको भी कैसे करते हैं उसको भी समझ लीजिए। जैसे ये वाला एग्जांपल अच्छा एग्जांपल है, इसमें आपको F माइनस O2 माइनस N3 माइनस, ये 3 एलिमेंट तो सेकेंड पीरियड के दे दिए उसने, ये 3 एलिमेंट दे दिए उसने। थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल आपको अगर याद है हो जाएगी, तो आपको बड़ा आसान लगेंगी सब बातें, है ना। तो नाइट्रोजन के सामने बैठा है ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड में, उसके बैठा है आगे फ्लोराइड, तो ये सब सेकेंड पीरियड के आयन हो गए। लेकिन नाइट्रोजन के नीचे बैठा है फास्फोरस, है ना, ऑक्सीजन के जैसे सल्फर, फ्लोरीन से क्लोरीन, तो ये तीनों जो एलिमेंट है वो किस पीरियड के हो जाएंगे, ये थर्ड पीरियड के हो जाएंगे। अब हम लोगों को बताना है आयनिक रेडियस का साइज। तो देखो, पहले आप लोग प्रेफरेंस दिया करो जो एलिमेंट जितना नीचे वाले पीरियड को बैठा हुआ है, उसकी आयनिक रेडियस सेकंड वालों से ज्यादा होगी। मतलब क्या कहने का कि आयनिक रेडियस जो है, आयनिक रेडियस ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट is greater than ionic radius of second period element। तो थर्ड पीरियड वालों की आयनिक रेडियस सेकेंड पीरियड वालों से तो ज्यादा ही होगी। इसका रीजन ये है कि उनमें सब में 3-3 सेल है, न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 सेल है ना, और सेकेंड पीरियड के लिए न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 ही सेल है। तो ऑब्वियस नंबर ऑफ सेल अगर ज्यादा है, तो उस आयन की रेडियस भी ज्यादा होगी,
उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही दूर स्प्रेड होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे मतलब पहले आप थर्ड पीरियड के एलिमेंट में अरेंज कर लीजिए। अब थर्ड पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, P3H2 और Cl माइनस में? तो P3 का। P3 का है ना, तो सबसे बड़ा साइज आप लिख दीजिए P3। मतलब इन सब में सबसे बिगेस्ट साइज होगा फॉस्फाइड आयन, फिर सल्फाइड आयन, फिर क्लोराइड। ये आपने पहले लिख दिए थर्ड पीरियड के एलिमेंट। अब आप सेकेंड पीरियड में मूव कर जाओ। सेकेंड पीरियड में इन तीनों में सबसे बड़ा नाइट्राइड है, फिर ऑक्साइड, फिर सल्फाइड। तो अब इनको लिख दीजिए, नाइट्राइड, ऑक्साइड, क्लोराइड। तो ये ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा आपको, है ना। पहले आपने थर्ड पीरियड के एलिमेंट लिख दिए, फिर आपने सेकेंड पीरियड के लिख दिए। ठीक है, यस सर। तो आपको अगर मिक्स टाइप का दिया जाए तो इस तरह से करिएगा। जो एलिमेंट जितने नीचे वाले पीरियड को बिलोंग करेगा उसकी आयनिक रेडियस भी उतनी ज्यादा होगी। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस आपको याद रखना है, ये काफी टिपिकल एक्सेप्शनल केस माना जाता है। अगर आपको चारों हैलाइड आयन दे दिए जाए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, और एक आपको हाइड्राइड आयन भी दे दिया जाए और बोला जाए कि इनकी आयनिक रेडियस का ऑर्डर लिखो, तो इसमें क्या होता है कि ज्यादातर अगर आप अपने कॉमन सेंस से आंसर देंगे तो कोई भी देगा तो वो कहेगा कि हाइड्राइड सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करता है ना। भाई लॉजिक के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए सबसे छोटा। फिर उसके बाद फ्लोराइड होना चाहिए, फ्लोराइड सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है ना। उसके बाद क्लोराइड होना चाहिए, फिर ब्रोमाइड होना चाहिए। तो लॉजिक के अकॉर्डिंग तो कुछ ऐसा आंसर होना चाहिए कि जैसे सबसे छोटा आपका हाइड्राइड, फिर फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, है ना। बट इसमें एक समस्या क्या है, इसका जो एक्चुअल ऑर्डर आता है वो ये आता है। हाइड्राइड आयन जिसको हम लोग छोटा बोल रहे हैं, यही सबसे छोटा है। देखो हाइड्राइड आयन का जो साइज है, ये एक्सपेरिमेंटल रेडियस जो देखी जाती है वो काफी चौंकाने वाली है। हाइड्राइड आयन की एक्सपेरिमेंटल रेडियस ब्रोमाइड आयन से भी ज्यादा होती है हैलोजनों में। मतलब शुरुआत के 3 हैलोजन जो है ना, उनसे ज्यादा है। हाँ, आयोडाइड से कम है बस। आयोडाइड के रिस्पेक्ट में हाइड्राइड की कम है, लेकिन बाकी 3 हैलोजन से ज्यादा है। तो ये एक बहुत टिपिकल एक्सेप्शनल केस है। भाई केमिस्ट्री में 2 तरह के एक्सेप्शनल केस मिलेंगे आपको। कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं जो लॉजिकल होते हैं, उनके पीछे कोई प्रॉपर लॉजिक होता है, प्रॉपर रीजन होता है। और कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल केस मिलते हैं जिनके पीछे लॉजिक भी फेल होने लगते हैं। मतलब जहाँ पे एग्जैक्टली कुछ कह पाना पॉसिबल नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही केस यहाँ पर भी है। हाइड्राइड का साइज अगर मान लो फ्लोराइड से बड़ा होता तो कुछ हम लोग उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन भी करते हैं, लेकिन ये फ्लोराइड तो छोड़ो, क्लोराइड और ब्रोमाइड से भी बड़ा है निकला, है ना। तो यहाँ पे उसको हम लोग थ्योरेटिकली कुछ नहीं, एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते, है ना। बस इतना बोल सकते हैं कि अगर सबका पी बाई ई रेशियो निकालें सभी का, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, हैलाइड आयन का जिनका है सबका 0.9 समथिंग आएगा, और हाइड्राइड का पी बाई ई रेशियो 0.5 आता है। मतलब सबसे कम पी बाई ई रेशियो यहाँ पे हाइड्राइड का है। कहीं ना कहीं ये रीजन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है उसके बिगेस्ट साइज के लिए। ठीक है, इन चारों में सबसे कम पी बाई ई रेशियो हाइड्राइड आयन का है। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि यही एक ऐसा केस है जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का रेडियस आपको मतलब यहाँ पे देखने को मिलता है हाइड्राइड आयन के केस में। बाकी नॉर्मली तो सब में रूल से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका आएगा आयनाइजेशन एनर्जी। अगला टॉपिक क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। चलो, लेकिन यार मेरी तबीयत सही नहीं काम कर रही है,
तो अगली क्लास में कराऊंगा फिर मैं। जुकाम हो गया ओके बहुत तेज सर। मुझे, है ना, सर दर्द करने लगा बोलते बोलते। तो थोड़ा मौसम चेंज हुआ है, उसी का इफेक्ट है। तो अभी एक क्लास और हुई है 6:30 से। चलो आप लोग इतना कर लो, फिर अगली क्लास में कराऊंगा ओके इसके सर। आगे। ठीक है। अब आप डिस्कशन कब कराएंगे सर मूल कॉन्सेप्ट का? हाँ डिस्कशन तो यार कराना अगली क्लास में, चलो कर ही डालो डिस्कशन। जब वो पेंडिंग मत रखो उसको। अगली क्लास का सैटरडे को है क्या? देखना टाइम टेबल जरा। सर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर डालो कंप्लीट। अगली क्लास मेरी पड़ रही है, सर कल कल ही ही है। है सर कल ही है। ना? कल ऑफलाइन है यस ना? सर। कल वाली Yes, sir. ऑफलाइन, तो कल ही कल कर लो बेटा, मोल कॉन्सेप्ट कल कंप्लीट कर लो। ओके सर। ठीक है ना? ओके सभी सर। लोग मोल कॉन्सेप्ट लगा डालो, जो भी अगर कुछ बच गया हो। कल हम लोग इसकी सीट कर डालेंगे, ठीक है, डिस्कस। Yes. आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद किसी एक दिन एटॉमिक कर लेंगे, है ना? चलो फिर, है ना, वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू। Thank you, sir. ओके बेटा। Thank you, sir.